हेलो चिल्ड्रेन एंड वेलकम बैक टू सक्सेस विथ हिस्ट्री। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 इमर्जेंस ऑफ द कॉलोनियल इकोनॉमी। और आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो जो ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर्स थे उन्होंने चीप लेबर और रॉ मटेरियल्स का फुल यूज़ करके डिसाइड किया बिल्ड करने का जूट और कॉटन मिल्स इंडिया में। तो उनका कंसंट्रेशन था कॉटन, जूट, शुगर और टी इंडस्ट्रीज़ पर उनका मेनली कंसंट्रेशन था, सारी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज़। तो पहला जूट मिल रिश्रा में इस्टेब्लिश किया गया। सबसे पहला जूट मिल जो था वो रिश्रा में इस्टेब्लिश किया गया 1855 में। रिश्रा कलकत्ता के पास एक टाउन है और धीरे धीरे करके जूट का इंडिया में बहुत सारे जूट मिल्स इस्टेब्लिश हुए, जिसकी वजह से इंडिया वर्ल्ड जूट ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की इंडिया ने। और वहीं कॉटन मिल्स की अगर हम बात करें तो कॉटन मिल्स पे इन्वेस्ट किया पारसी कम्युनिटी ने। तो पहला कॉटन मिल बॉम्बे में 1850 में इस्टेब्लिश किया था सर कोवाशी जहांगीर ने। इसी के साथ साथ कोल इंडस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप और एक्सपैंड हुई, जैसे क्योंकि रेलवेज़ का एक्सपेंशन हो रहा था। रेलवेज़ पर मैंने वीडियो अपलोड कर दी है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। लेकिन एक और बात है नोट करने वाली कि वेस्टर्न इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश मर्चेंट्स फेल हो गए थे। तो उसके रीजंस क्या थे हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इस फेलियर का सबसे पहला कॉज है इन्वेस्टमेंट ऑफ पारसी कम्युनिटी। तो इस रीजन में वेस्टर्न इंडिया जो है वो पारसी, गुजराती पारसीज और गुजरातीज डोमिनेट करते थे। तो वेस्टर्न इंडिया में पारसीज ने इन्वेस्ट किया बिकॉज उनके पास काफ़ी वास्ट कैपिटल उन्होंने एक्यूमुलेट कर ली थी चाइना और ईस्ट इंडिया से। ट्रेड के थ्रू उन्होंने वेल्थ एक्यूमुलेट कर ली थी। नेक्स्ट रीज़न है डोमिनेशन ऑफ मराठास। अब इस रीजन में मराठास का भी काफ़ी डोमिनेशन था मार्केट में। तो मार्केट में ज़्यादा मराठास थे और पारसी कम्युनिटी ने भी काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी थी। तो वहाँ ब्रिटिश का कोई काम नहीं था, वो उतना फ्रूटफुल नहीं होता अगर ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ इन्वेस्ट करती तो। और मराठास जो कि ब्रिटिश के अगेंस्ट थे शुरू से ही, तो यहाँ भी उनका फेलियर ही रहता। प्लस एक और रीज़न है कि रेलवेज़ के बिल्ड होने से पहले कोई भी सूटेबल ट्रांसपोर्ट नहीं था बॉम्बे और इंडिया के इंटीरियर पार्ट्स में। एग्रेरियन रॉ मटेरियल के लिए कोई चीप सप्लाई नहीं था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था कि टी, जूट, कोल के लिए वेस्टर्न इंडिया में कोई भी चीप सप्लाई नहीं था जैसा कि ईस्टर्न इंडिया में था। कंपैरेटिवली ईस्टर्न इंडिया में ये पॉसिबल था एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न इंडिया। और पहले ही जैसा कि मैंने बताया कि पारसीज़ ने इन्वेस्ट किया था यहाँ पर मार्केट में। वेस्टर्न इंडिया के मार्केट में पारसीज़ ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ था। तो इम्पोर्टेड मशीन्स यहाँ ऑलरेडी आ चुकी थी और काफ़ी लार्ज नंबर में कॉटन टेक्सटाइल मिल्स महाराष्ट्र और गुजरात में सप्लाई हो चुकी थी। प्लस पारसीज जो थे वो
मैंने पिछले चैप्टर में भी बात की है कि स्वदेशी और बॉयकॉट के सपोर्टर्स थे। तो यहाँ पर ये रीज़न भी है कि वेस्टर्न इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना इन्फ्लुएंस मॉडर्न इंडस्ट्री के मामले में नहीं जमा पाई। तो ये सब तो हो गए वेस्टर्न इंडिया में फेलियर्स के कॉज। अब देखते हैं कि इकोनॉमिकली क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ का क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो काफ़ी ग्रेट इन्फ्लुएंस हुआ इंडियन सोसाइटी पे भी और इकोनॉमी पे भी। तो पहले इंडियन सोसाइटी दो पार्ट्स में लोग डिवाइडेड थे, लैंडलॉर्ड्स और पेजेंट्स। तो लैंड ओनर्स होते थे और पेजेंट्स होते थे। लेकिन अब इंडस्ट्रीज़ आ गई तो इन्वेस्ट करने वाले कैपिटलिस्ट्स और वर्किंग क्लास, जो फैक्ट्रीज़ में काम करने वाली वर्किंग क्लास है, उन दो लोगों में डिवाइड हो गई सोसाइटी। प्लस अब जो विलेज के अनएम्प्लॉयड लोग थे, दे केम टू बिग सिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट। उन्होंने बड़ी सिटीज़ में आना स्टार्ट कर दिया एम्प्लॉयमेंट के लिए, फैक्ट्रीज़ में और अर्बन एरियाज़ में फॉर लेबर। अब इतना ज़्यादा इन्फ्लक्स हुआ अर्बन सेंटर्स में, इतना ज़्यादा इन्फ्लक्स हुआ जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आने लगी, जैसे हाउसिंग की और वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, इन सब की, जिसकी वजह से डेवलपमेंट हुआ स्लम्स का। तो ये भी एक डिसएडवांटेज था। और इंडस्ट्रियलाइजेशन से ड्रेन ऑफ वेल्थ भी हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी पॉवर्टी बढ़ गई इंडिया में। और इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को कोई ख़रीदता नहीं था और वर्कर्स को काफ़ी पुअरली पे किया जाता था, तो जिसकी वजह से आ गया फेमाइन। तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के बारे में दादा भाई नौरोजी और रमेश चंद्र दत्त ने ये दो बुक्स लिखी हैं, जिसमें इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिश ने कैसे किया उसके बारे में बताया गया है। तो आप चाहें तो ये बुक पढ़ सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आई विल कम अप सून विथ अनदर वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।